हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, आज हम पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखने वाले हैं। अब हमारी हर क्लास के पीडीएफ की लिंक साथियों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। जी हाँ, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। हर क्लास का पीडीएफ आपके फ़ोन में डाउनलोड हो पाएगा, जिससे आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर पाएँ। आपको अंत में बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा था। सबसे पहला प्रश्न है कि मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। ठीक है, कौन भाई? मेगास्थनीज। आपको बताना है कि मेगास्थनीज का संबंध कौन से देश से है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि मेगास्थनीज का संबंध साथियों कौन से देश से? यूनान से। ठीक है भाई, यह यूनानी राजदूत थे साथियों, और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में भाई भारत आया था। तो अब आपके 2-3 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। पहला, ये मेगास्थनीज भाई कहाँ का राजदूत था? भाई यूनान का। और ये कौन से सम्राट ने भेजा था? भाई सेल्यूकस ने भेजा था। भारत में किसके दरबार में आए? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। ठीक है, प्रश्न बनता है कि किस साल में शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क के रूप में भाई स्थापित किया गया था? तो आपको याद रखना है, शिवपुरी में हालांकि जो राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सा है भाई? माधव राष्ट्रीय पार्क। तो आपको इसी से तात्पर्य यहाँ पर लेना होगा। ठीक है भाई, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान या फिर शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क के रूप में भाई स्थापित किया गया वर्ष 1958 में। ठीक है, माधव राष्ट्रीय पार्क को। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का अंतिम मुगल शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? देखिए, एमपीजी के केवल 2 या 3 नंबर का साथियों आता है। पूरा इंडिया जी के आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू पैटर्न पूरे प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पीडीएफ जरूर आपको क्लास के बाद डाउनलोड करना है, उसी से रिवीजन करना है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन? तो आप हमेशा याद रखना, भारत का अंतिम मुगल शासक साथियों बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न आपका बनता है, देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है आपकी स्क्रीन पर, कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो आपको याद रखना है कि साथियों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये तो भाई कहाँ पर है? ये उमरिया में है। ठीक है, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भाई कहाँ पर है? ये मंडला बालाघाट में है। भाई कहाँ पर? मंडला बालाघाट में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है साथियों? ये हमारा शिवपुरी में है। तो भाई कौन बचा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है साथियों? तो आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। तो यही जो है हमें आंसर सिलेक्ट करना होगा कि ये मध्य प्रदेश में नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा बनता है आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? ये आपको कमेंट करके बताना है। लेकिन ये बहुत प्यारी सी जानकारी है कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसे 1973-74 में सबसे पहले भारत में भाई प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत जो है शामिल किया गया था। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर भाई? मध्य प्रदेश में सबसे पहले भाई प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ पर शुरू हुआ भाई? प्रोजेक्ट टाइगर तो आपको याद रखना है कान्हा किसली में। ठीक है भाई, किस में? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। और पूरे भारत में कहाँ पर सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। तो भाई नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो आप हमेशा याद रखना, इसका अध्यक्ष था भाई WS सीटनकर। ठीक है भाई, विकल्प बी सही जवाब है। क्लियर है? अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, देखिए प्रश्न क्रमांक 6 के निम्न में से ऐसी कौन सी नदी है जो नर्मदा के समानांतर बहती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि नर्मदा के समानांतर बहने वाली नदी है साथियों कौन सी? ताप्ती नदी है। और नर्मदा और ताप्ती दोनों किधर भाई? पूर्व से भाई किधर बहती है? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर साथियों बहती है। आपकी नर्मदा हो चाहे आपकी ताप्ती हो। क्लियर है? अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के। प्रश्न है कि लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है? तो ये है कितनी? 530 है। कितनी सदस्य संख्या है भाई? 530। अगला प्रश्न है कि राहतगढ़ का जो किला है ये निम्नलिखित में से कहाँ पर मौजूद है भाई? राहतगढ़ का किला। अच्छा प्रश्न है, तो आपको याद रखना है
कि राहतगढ़ का जो किला है ना, ये कहाँ पर है भाई, सागर में। देखिए सागर से पानी पीने पर क्या मिलेगी भाई, राहत मिलेगी। तो राहतगढ़ का किला कहाँ पर भैया, सागर में। राहतगढ़ का किला मतलब राहत कैसे मिलेगी भैया, प्यासा व्यक्ति जब सागर से पानी पी लेगा तो राहत मिलेगी, ठीक है भाई। तो सागर जिले में राहतगढ़ का किला। प्रश्न बनता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं में से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह हैं। रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति। तो आप याद रखना कि रक्षा मंत्री जो होता है यह भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी के सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह होता है भाई रक्षा मंत्री, ठीक। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 10 आपकी स्क्रीन पर कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल मध्य प्रदेश का पहला स्थल भाई कौन सा है। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भाई सबसे पहले शामिल किया गया खजुराहो को। कब शामिल किया गया भाई, वर्ष 1986 में भाई शामिल किया गया, क्लियर है। इसके बाद 1989 में भाई किसको शामिल किया गया, कमेंट करके बताएं। और उसके बाद तीसरे नंबर पर भाई 2003 में किसको शामिल किया गया, कमेंट करके बताएं भाई यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में। अगला देखिए प्रश्न है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है। तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने साथियों क्या नाम दिया है, द्रव्य का नाम दिया है। अगला प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश के किन शहरों में मोबाइल फोन ऑडियो गाइड का शुभारंभ किया है। तो मोबाइल फोन ऑडियो गाइड का जो शुभारंभ है ना, ये इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर तीनों शहरों में भाई किया गया है मध्य प्रदेश में, क्लियर। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली जो प्रमुख नदी है वह निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आप याद रखना कि जो दमन गंगा नदी है ना साथियों, ठीक है, दमन गंगा नदी ये दादर और नगर हवेली से होकर भी प्रवाहित होती है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है भाई, दमन गंगा, ठीक है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में टेक्सटाइल पार्क बनाने की भाई घोषणा की गई है, टेक्सटाइल पार्क। तो आप याद रखना कि टेक्सटाइल पार्क जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाई कहाँ पर, सीहोर में बनाने की घोषणा की है। और सीहोर के कहाँ पर भाई, सीहोर के बुधनी में, इतना आप याद रखना, ठीक है भाई, कहाँ पर, सीहोर के बुधनी में टेक्सटाइल पार्क बनाने की जो है घोषणा की है। अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न क्रमांक 15 आपकी स्क्रीन पर है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः भगवान कौन से भगवान के कथा प्रसंगों का भी चित्रण होता है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में। तो आप याद रखना कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में भगवान कृष्ण के कथा प्रसंगों का भी चित्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तिका के लेखक भाई कौन है। तो आप याद रखना मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तिका के जो लेखक हैं ये हैं भाई चेतन भगत। कौन है साथियों, चेतन भगत हैं, इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का जो रिकॉर्ड है ना वो किसके नाम है, ठीक है। और पीडीएफ आपको जरूर डाउनलोड कर लेना है क्लास के बाद ताकि बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकें आप कम समय में परीक्षा के नज़दीक, ठीक है। पूरे पीडीएफ आपके पास सेव होने चाहिए, अगर सेव ना रख पाए तो हमारे ऐप पर आप पूरे पीडीएफ बाय कर सकते हैं 99 में सीक्वेंस में, ठीक है भाई। तो आप हमेशा याद रखना इसका सही जवाब साथियों क्या, सत्यजीत रे। अगला प्रश्न है कि मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बॉडी बिल्डर भाई निम्नलिखित में से कौन थे। तो आप याद रखना कि मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बॉडी बिल्डर मोनोटोस रॉय हैं, ठीक, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 19 देखें कि नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और किसके अनुसंधान के लिए भाई उत्तरदायी है। तो आप याद रखना नासा जो है ना ये अंतरिक्ष कार्यक्रमों के साथ साथ, नासा हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रमों के साथ साथ वैमानिकी अनुसंधान के लिए भी उत्तरदायी है। प्रश्न है कि भारत में छोटी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र क्षेत्र भाई कौन सा है। तो ये है आपका त्रिशूल साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है कि
कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में भाई मदद करता है? तो प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में जो मदद करता है ना भाई, वो ऊतक है आपका साथियों कौन सा? फ्लोएम। कौन सा है साथियों? फ्लोएम है, जो क्या है भाई? प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में भाई मदद करता है। अगला प्रश्न बनता है आपका कि भाई दूसरा क्या होता है? देखिएगा, एक तो होता है साथियों पौधों में चालन के लिए दो ऊतक पाए जाते हैं भाई, चालन ऊतक। कौन कौन सा? एक जाइलम और दूसरा कौन सा भाई? फ्लोएम। अब बात आती है कि जाइलम क्या काम करता है। तो जाइलम जो रहता है ना भाई, जाइलम ऊतक, यह जड़े से तने और पत्तियों तक भाई पानी में जो पोषक तत्व खनिज लवण रहते हैं ना, इनका परिवहन करता है। ठीक है, ये जाइलम करता है। और फ्लोएम ऊतक जो रहता है ना, ये प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में जो सामग्री या जो भोजन तैयार होता है ना, उसे पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? भाई फ्लोएम। ठीक। प्रश्न है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की जो शाखा है ना, इसे भाई वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण साथियों नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट अत्यंत महत्वपूर्ण। तो आप हमेशा याद रखना कि मोलस्का का उदाहरण नहीं है साथियों शतपाद। ठीक है, विकल्प ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में भाई शामिल किया गया है? तो आप याद रखना, ऐसा पौधा जिसे ब्रायोफाइटा के वर्ग में, किस वर्ग में भाई? ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है, यह है साथियों रिक्सिया। ठीक, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन वही कहाँ पर होता है? तो आप याद रखना, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का जो विघटन है ना साथियों, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इतना आप याद रखना। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। तो आप याद रखना, गुर्दा न केवल भाई उत्सर्जन अंग होते हैं, बल्कि यह लीवर के कार्य को क्या है भाई? पूरकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 27 आपकी स्क्रीन पर है कि केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को भाई क्या कहा जाता है? तो आप हमेशा याद रखना कि केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता को बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है ना, यह बर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? बर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है, जिसमें केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता शक्ति को बढ़ाया जाता है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, बर्मी कंपोस्टिंग को क्या है भाई? बर्मी कल्चर भी कहते हैं या केंचुआ पालन भी कहा जाता है। प्रश्न है कि सामान्यतः कौन से पेड़ की टहनी का उपयोग दांत साफ करने के लिए भाई किया जाता है? तो दांतों को साफ करने के लिए सामान्यतः आपने देखा होगा, अगर आप गांव से संबंध रखते हैं तो भाई किसका? नीम की टहनी का यूज किया जाता है। ठीक है भाई, किसका? नीम की टहनी का। ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों यह जो है नीम जो रहता है ना, यह जैव और जीवाणु प्रतिरोधी होता है। क्लियर। प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भाई क्या करता है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, अच्छा प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन है ना, यह नीले लिटमस को भाई क्या कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है भाई, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, इतना आप याद रखना। क्लियर है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि अगर मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रेंजिया गुल्म के फूल किस रंग के होंगे? तो आपको याद रखना है, अगर मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो मिट्टी में हाइड्रेंजिया गुल्म के जो फूल है ना, ये कैसे होंगे साथियों? हमेशा याद रखना, यह नीले रंग के होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? नीले रंग के होंगे। प्रश्न बनता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका भाई निकल से पहले दिखाई देती है। तो आपको याद रखना है, इसका सही जवाब है साथियों क्या? विकल्प सी, कोबाल्ट। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाई आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद है? तो आपको याद रखना है कि समूह और आवर्तों की अगर हम बात करें तो भाई
18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि एक पदार्थ के घनत्व को किसके रूप में भाई परिभाषित किया जाता है। तो आपको अच्छे से याद रखना कि किसी भी पदार्थ का जो घनत्व है ना भाई, किसी भी पदार्थ का जो घनत्व है इसे द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में क्या है, परिभाषित किया जाता है। इतना आप अच्छे से याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके द्वारा भाई एसी को डीसी में बदला जाता है। एसी धारा को किस में भाई, डीसी में बदला जाता है। तो आपको याद रखना है कि एसी को डीसी में बदला जाता है साथियों, किसके द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा। किसके द्वारा, रेक्टिफायर है जो एसी को किस में भाई, डीसी में बदलता है। ठीक है, रेक्टिफायर। क्लियर, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने की सबसे आसान विधि है, उसे किसके टर्मिनलों के बीच भाई जोड़ना होता है। तो आपको याद रखना है कि उसे भाई बैटरी के टर्मिनलों के बीच जो है जोड़ना है। ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब है। तो पूरा पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा भाई, पूरा पीडीएफ आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगी भाई। पीडीएफ की लिंक कहाँ पर भाई, पीडीएफ लिंक आपको नीचे मिलेगी। ठीक है, और हमारे पूरे पीडीएफ अगर आप बाय करना चाहते हैं तो केवल 99 रुपये में साथियों हमारे ऐप पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें साइंस और जीके, एनसीईआरटी आधारित संभावित और व्यापम के सभी पुराने प्रश्न भी इसमें शामिल रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल मेरे प्यारे साथियों।